नमस्ते दोस्तों, स्पर्धा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके चाहे आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का आने वाला एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो, या आपका एसएससी सीजीएल वगैरह एमटीएस का जो भी एग्जाम होना है उसका एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ये आपका लाभदायक रहेगा। जो भी क्वेश्चन है ये आपके 2022 से बनने वाले क्वेश्चन इसमें जाना है, क्योंकि 2021 का तो अभी आपका नजदीक में अभी कोई ऐसा एग्जाम है नहीं जिसके लिए हम आपको 2021 की अभी लेके आए नहीं है। अगर आपका 2 या 3 महीने में कोई भी और एग्जाम होने वाला है तो आपको 2021 की करंट अफेयर्स ही पढ़ के जानी है। लेकिन अभी हम सिर्फ आपके जनवरी के जनरल रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपके जो जनवरी आपका पिछला मंथ था उसी से आपके इसमें क्वेश्चन जाना रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग का उद्घाटन हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग का उद्घाटन हुआ है। ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शन है पंजाब में, लुधियाना में, सिक्किम में या राजस्थान में। ये आपका कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सड़क मार्ग का उद्घाटन किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अगर हम बात करें जो प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी, उनके नाम पर जो एक सड़क बनाई गई है वो आपकी सिक्किम में, वो आपकी कहाँ पे बनाई गई है? आपकी सिक्किम में बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? आपकी सिक्किम में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये आपका वहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है सोमगोल लेक। क्या नाम है? सोमगोल लेक। और आपका एक प्रसिद्ध दर्रा भी है वहाँ का, जिसका नाम है आपका सब लोग जानते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा इसको ये जोड़ेगी, ये सड़क किससे जोड़ेगी? वो सिक्किम की राजधानी है जो गंगटोक से जोड़ेगी। आगे बात समझ में। तो ये सड़क जो पीएम है मोदी, नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम पर जो सड़क बनाई गई है वो सिक्किम में बनाई गई है। वो को किससे जोड़ेगी ये सड़क? सोमगू लेक और नाथुला दर्रा को सिक्किम की राजधानी गंगटोक से जोड़ेगी। इसका और जो उद्घाटन किया है इस सड़क का, अगर हम उद्घाटन की बात करें, इस सड़क का जो उद्घाटन किया है तो वहाँ के जो गवर्नर हैं सिक्किम के गवर्नर द्वारा इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। अगर उद्घाटन की बात करें, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में यूपी के उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका जवाब आपको बताना है। सिर्फ यूपी के भी बात हो रही है आपकी, यूपी का बताना। संजय बंसल बने हैं, दुर्गा प्रसाद मिश्रा बने हैं, या मोहित ठाकुर बने हैं, या अजय त्यागी बने हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है कि यूपी के हाल ही में नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा सिविल वाला पद होता है आपका मुख्य सचिव का। अगर देश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सिविल वाला पद होता है वो आपका होता है आपका कैबिनेट सचिव, जो होता है सबसे बड़ा आपका सिविल पद माना जाता है। लेकिन सिर्फ आपकी यूपी की बात हो रही है कि यूपी के सिविल अभी जो मुख्य सचिव बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके दुर्गा प्रसाद मिश्र, जो है आपके नए मुख्य सचिव बने हैं। और ये आपके 1984 बैच के आपके क्या हैं? आपके आईएएस अधिकारी हैं। और ये उत्तर प्रदेश के कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ के रहने वाले हैं। आपके दुर्गा शंकर मिश्र हैं, वो आपके मऊ के रहने वाले हैं। और उन्होंने जो स्थान लिया है इससे दुर्गा प्रसाद मिश्र से जो पहले जो आपके थे मुख्य सचिव यूपी के, वो आपके थे आर के तिवारी। कौन थे आपके? आर के तिवारी थे। आर के तिवारी जगह पर कौन बनाए गए हैं? आपके दुर्गा प्रसाद मिश्र यूपी के मुख्य सचिव बनाए गए। आर के तिवारी को वापस आपके केंद्र भेज दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने अपना पहला स्थान हासिल किया है? ये आपको बताना है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में किस आईआईटी को पहला स्थान मिला है? ये आपको कमेंट करके बताना है। आईआईटी दिल्ली को, आईआईटी कानपुर को, या आईआईटी मद्रास को, या आईआईटी बॉम्बे को, किसे मिला है? ये आपको कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है 2021 में जो पहला स्थान मिला है वो आपका मिला है आईआईटी मद्रास को।
और ये IIT मद्रास को जो पहला स्थान मिला है, ये लगातार तीसरी बार मिला है। कितनी बार मिला है? तीसरी बार मिला है, तीसरी बार में। और ये तीसरा ही आपका क्या था? संस्करण था ये इसका। और दूसरे नंबर पे जो रहा है, अगर सेकंड की बात करें, सेकंड पोजीशन रही है तो वो रही है आपकी IIT बॉम्बे की रही है। दूसरे नंबर पर कौन रहा है? IIT बॉम्बे रहा है। अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो IIT दिल्ली आपकी क्या रहा है? थर्ड पोजीशन पर रहा है। तो लेकिन आपसे पहला, ज्यादातर आपका पहले ही पूछ जाता है, तो आपको पहला ध्यान रखना है जो अटल रैंकिंग जारी की गई है 2021 की इंस्टीट्यूशन की IIT की, उसमें पहला स्थान जो मिला है IIT मद्रास को मिला है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध साहित्यिक प्रसिद्ध साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है वो आपको कमेंट करके बताना है। 22 को या 23 को या 20 लेखकों को या 24 लेखकों को, ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो भी 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कुछ दिन पहले ही, वो कितने लेखकों को दिया गया है वो आपको बताना है। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी की, वो आके इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में, तो स्थापना की गई थी। ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है, भारत का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है ये आपका दूसरा। और पहली बार जो दिए गए थे, कि पहली बार आपसे पूछा जाए कि पहली बार कब दिए गए थे, तो 1955 में दिए गए थे। आपको ये बात याद रखनी है। स्थापना 54 हुई, पहली बार जो प्रदान किए गए थे वो 1955 में प्रदान किए गए थे आपके। ठीक है, इसमें जो पुरस्कार जो राशि मिलती है, इन पुरस्कार वो मिलती है आपकी 1 लाख रुपए मिलता है। पुरस्कार राशि जो मिलती है वो 1 लाख रुपए इसका दिया जाता है लेखकों को। और जो कुल आपकी जो भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, अगर भाषाओं की पूछा जाए, साहित्य अकादमी में पुरस्कार है वो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 तो संविधान में आपकी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं ही, लेकिन 2 भाषाएं आपकी जो है एक्स्ट्रा, जो आपकी संविधान में नहीं है, वो है आपकी कौन कौन सी, हम कई बार आप क्लास में बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। एक तो है आपकी अंग्रेजी और एक है आपकी राजस्थानी। ये दोनों 22 भाषाओं में नहीं है जो 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं दी गई है संविधान में। तो आपकी वो 22 भाषाओं में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन 24 जो है 2 और बड़ी है, वो एक अंग्रेजी और राजस्थानी। तो टोटल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। ऐसा पूछा गया 2021 का, किसका पूछा गया है? 2021 का पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कितने लोगों को दिया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है 2021 का। चलिए, अगर हम बात करें 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो 2021 में जो मिला है वो आपके 22 लोगों को ये आपका पुरस्कार मिला है। कितने लोगों को मिला है? 22 लोगों को मिला है। दो लोगों को नहीं दिया गया, सिर्फ 22 भाषाओं में दिया गया। इसकी बात आपको याद रखनी है। टोटल कितने लोगों को दिया जाता है? 24 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। लेकिन इस साल कितनी भाषाओं में दिया गया? अभी 22 भाषाओं में दिया गया है। राजस्थानी और तेलुगु आपकी छूट गई है। अगर हम बात करें कि ये जो आपका पुरस्कार दिया गया है अंग्रेजी में अगर किसे मिला है, 2 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता सारे होने चाहिए। अंग्रेजी भाषा में अगर पूछा जाए तो ये किसे मिला है? वो मिला है आपका नमता गोखले को। किसे मिला है? नमता गोखले को मिला है ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अगर हिंदी का बात करें, हिंदी में किसे मिला है? हिंदी का यहाँ लिखे देते हैं मित्रों। अगर हिंदी की बात करें कि हिंदी का किसे मिला है, तो हिंदी का मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को ये आपका हिंदी भाषा में आपका पुरस्कार मिला है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सम्राट अशोक, उसके लिए मिला है। किसके लिए मिला है? सम्राट अशोक रचना के लिए इन्हें दयाशंकर मिश्रा को हिंदी का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021 का मिला है। और अंग्रेजी का मिला है नमता गोखले को। इनकी रचना थी थिंग्स टू लीव बिहाइंड। कौन सी रचना थी? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये इनकी रचना थी नमता गोखले की। इसके लिए इन्हें 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है,
आपको याद रखना, अगर ये विविधता की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से स्टार्ट हुआ, पहली बार 1955 में दिया गया। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। भाषाएं 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी, जो आपकी किस्में संविधान में नहीं है, तो 2 ये एक्स्ट्रा भाषाएं 24। ठीक है, लेकिन इसमें कुल पूछा गया था कितने लोगों को दिया गया 2021 का, तो फिर 22 लोगों को दिया गया। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में हाल ही में शुरू की गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू की गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मुंबई यानी भारत में शुरू की गई है, शंघाई या चीन में शुरू की गई है, टोक्यो या जापान में शुरू की गई है, न्यूयॉर्क या अमेरिका में शुरू की गई है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर बी। तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो लाइन है सॉरी, वो आपकी शंघाई के चीन में शुरू की गई है हाल ही में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है। राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है, लखनऊ में, पठानकोट में, नागपुर में या हरियाणा की सिरसा में, कहाँ शुरू किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर है सार्वजनिक राइट टू पी अभियान का, वो आपका है नागपुर में। कहाँ शुरू किया गया है आपका, ये नागपुर में शुरू किया गया। और जो आपके स्वच्छता जो आपका नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था, उसी का ये एक भाग है स्वच्छ भारत मिशन का, जो आपके खुले में मुक्त, खुले में शौच से मुक्त होने के लिए आपका ये चला गया है। दूसरा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं और नए सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, बी के त्रिपाठी, संजय बंसल, अरुण कुमार या सुनील शर्मा। ये आपको कमेंट करके बताना है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसके अगर सही जवाब की बात करें, तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कौन बनाए गए हैं, बी के त्रिपाठी को अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष ही बनाया गया है और नया सीईओ भी बनाया गया। और ये इनको जो बनाया गया है वो 6 माह के लिए बनाया गया है। ये आपके जून तक ये आपके क्या रहेंगे, बी के त्रिपाठी जो रहेंगे तो क्या रहेंगे, रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष रहेंगे। और इससे पहले कौन था आपका, सुनील शर्मा थे। कौन थे इससे पहले, सुनील शर्मा थे। सुनील शर्मा की इन्होंने क्या लिया, आपकी जगह ली है। ठीक है, लेकिन अभी कौन है वर्तमान में, वो है आपके बी के त्रिपाठी बनाए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो कमेंट बॉक्स में सभी लोग स्थापना बता देना भैया कि रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की गई है वो कब की गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, या धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, या कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, या अमित शाह, किसके द्वारा ये किया गया। ये चारों के चारों आपके कैबिनेट में है, सबको पता है आपको। तो अभी जो क्वेश्चन है कि पढ़े भारत अभियान, ये आपका जो शुरुआत हुआ था पढ़े भारत अभियान, जो शुरुआत की गई थी इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी। पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की गई थी जो 1 जनवरी 2022 से की गई थी। लेकिन ये 100 दिनों तक चलने वाला है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा, ये 100 दिनों तक चलेगा आपका ये अभियान। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, पीएम द्वारा किया गया, या धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया, स्मृति ईरानी द्वारा किया गया, अमित शाह द्वारा किया गया। सबको पता ही होगा अमित शाह आपके कौन है, गृह मंत्री है। और यही पहली बार जो स्थापना की गई है सहकारिता मंत्रालय की, तो सहकारिता मंत्री भी है भारत के पहले। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इनके पास, और धर्मेंद्र प्रधान जो है इनके पास है शिक्षा मंत्री। कौन है ये भारत के, शिक्षा मंत्री। और कौशल विकास योजना मंत्री जो है आपके, वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो इन्हीं के द्वारा जो किया गया है अभियान शुरू, वो कौन सा अभियान शुरू किया गया है,
पढ़े भारत, ये कौन सा अभियान शुरू किया गया? पढ़े भारत अभियान जो शुरू किया गया है वो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया, शिक्षा मंत्री जो है भारत के। और ये जो अभियान चलेगा कितने दिन तक चलेगा? 100 दिनों तक चलेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी, एक क्रिकेट की एक प्रतियोगिता होती है भारत में विजय हजारे के नाम से, 2021 हर साल होती है। ये किस राज्य द्वारा जीती गई है? 2021 की जो ट्रॉफी है वो किस राज्य ने जीती है, वो आपको कमेंट करके बताना। 2021 की ट्रॉफी विजय हजारे, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर पेपर से बनना हो तो यही बना देंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है? आपका क्रिकेट से संबंधित है, और ये आपकी हर साल होती है। लेकिन इसमें 2021 का पूछा गया, तो 2021 में हुई थी, वो किस राज्य द्वारा जीती गई? तो वो जीती है आपकी हिमाचल प्रदेश ने पहली बार इसका क्या किया है? विनर रहा है विजय हजारे ट्रॉफी का। अगर उप विजेता की बात करें कि इसको उप विजेता कौन रहा, किसको हराया है? हिमाचल प्रदेश ने, तो वो हराया है इसने तमिलनाडु को। किसको हरा के जीती है इसने? तमिलनाडु को हरा के इसने विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश द्वारा जीती गई है 2021 की। 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, जिला स्तरीय स्वशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जिला स्तरीय जिसने जिला स्तर पर स्वशासन यानी गुड गवर्नेंस का इंडेक्स जारी करेगा, ऐसा करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है? 4 आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश है, 4 यूटी यहाँ पे सामने, लद्दाख है, या नई दिल्ली है, या जम्मू कश्मीर है, या पुदुचेरी है यानी पांडिचेरी है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा पहला केंद्र शासित राज्य बनने जा रहा है जो पहला आपका सूचकांक जारी करेगा जिला स्तर पर। गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार का जिला स्तर पर क्या करेगा? सूचकांक जारी करेगा। ये आपका जो बनने जा रहा है पहला प्रदेश केंद्र शासित, वो बनेगा आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा आपका ऑप्शन सही है? आपका जम्मू कश्मीर। आपको सब पता होगा 2019 में पुनर्गठन किया गया था आपका जम्मू कश्मीर का, तभी से वहां आपका पता है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो पहला ऐसा जम्मू कश्मीर क्या बनने जा रहा है? केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है तो जिला स्तर पर क्या करेगा? सूचकांक जारी करेगा गुड गवर्नेंस का, अच्छी सरकार का, स्वशासन का। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, नई दिल्ली में आयोजित 46वीं, कौन से नंबर की थी ये? 46वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की है? ये आपको कमेंट करके बताना है। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई है, निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है, नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, या अनुराग ठाकुर द्वारा की गई है? आपको बताना है। 46वीं पूछा गया, 46वीं जीएसटी परिषद कहाँ पे हुई है आपकी? नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपको कमेंट करके बताना है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भी हाल ही में 46वीं नई दिल्ली में किसने की थी। तो सीधी सी बात है, जो अध्यक्ष जो होता है हमेशा ही होता है, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है जीएसटी का, वो हमेशा वित्त मंत्री ही होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री जो है वो आपकी कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो इसकी अध्यक्षता भी किसने की होगी? निर्मला सीतारमण ने ही की होगी। सीधी सी बात है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष ही कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री होता है। ये आपको याद रखनी है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। इसका अध्यक्ष हमेशा वित्त मंत्री ही होता है। अगर बात करें जीएसटी जो है, ये आपका एक प्रकार से कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ये आपका जीएसटी जो है टैक्स जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी जो आपकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 2017 में शुरुआत हुई थी। और किस समिति के सुझाव पर इसका शुरुआत की गई थी जीएसटी की? तो वो कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति द्वारा इसकी क्या की गई थी? आपकी शुरुआत की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी परिषद की क्या की गई थी? आपकी भारत में स्थापना की गई थी। ये भी आपको सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष जो होता है हमेशा वित्त मंत्री ही होता है। और ये किस प्रकार का कार्य है? तो ये अप्रत्यक्ष कार्य है जीएसटी। और आपकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी जुलाई 1, 2017 से हुई थी।
किस समिति की सुझाव पर किया गया था? तो विजय केलकर समिति की सुझाव पर किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था। अगर किस राज्य ने सबसे पहले इसे लागू किया था जीएसटी को? तो राज्य तो असम ने सबसे पहले लागू किया था। अगर देश का पूछा जाए किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू की गई थी, तो किस देश में की गई थी आपको? वो की गई थी फ्रांस में की गई थी। ठीक है। और धर्मेंद्र प्रधान हम आपको बता ही चुके, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं। पीएम है नरेंद्र मोदी। अनुराग ठाकुर अभी हाल ही में कौन है? आपके खेल मंत्री हैं। ठीक है। और अभी हाल ही में बजट भी पेश किया है, अगली वीडियो में वो भी लेके आएंगे। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है? डिजिटल रूप से पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है आपकी? डिजिटल रूप से मतलब पेपर का यूज नहीं किया जाता सुनवाई में, ऐसी कौन सी हाईकोर्ट बनी है? केरल या दिल्ली हाईकोर्ट या कलकत्ता हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट? ये आपको कमेंट करके बताना है कि देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, केरल हाईकोर्ट देश की पहली आपकी पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? एशिया कप की बात हो रही है मित्रों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अभी हाल ही में विश्व कप भी चल रहा है अंडर 19 का, और भारत जो है आपकी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। आज ही उसका मैच होना है रात को अंडर 19 विश्व कप का, देखना ना भूले। अंडर 19 का आज विश्व कप का फाइनल मैच है, जिसमें भारत की जो भिड़ंत होनी है वो आपकी इंग्लैंड की होनी है। आशा करते हैं कि भारत वो वाला मैच भी जीतेगा जो आज होने वाला है अंडर 19 का। लेकिन अभी एशिया कप की इसमें बात की जा रही है कि एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है अंडर 19 का। और ये रिकॉर्ड 8वीं बार उठाया है, ये वाला खिताब जो उठाया है वो अपनी भारत नहीं उठाया है, इंडिया ही ने जो जीता है। रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप जीता है। और हराया किसे है? उपविजेता कौन रहा इसका? अगर उपविजेता की बात की जाए तो जो भारत ने जो हराया है वो श्रीलंका को हराकर ये खिताब जीता है अंडर 19 एशिया कप का। ठीक है। आज का मैच भी देखना ना भूलें, क्योंकि अंडर 19 विश्व कप का फाइनल मैच है, जिसमें भारत किसको हराएगा? इंग्लैंड को हराएगा। बिल्कुल देखें आज का मैच। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने। टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है। जो टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 है, उस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है। डेनमार्क को, न्यूजीलैंड को, भारत को, जापान को, किसको किया गया है टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित? ये आपको कमेंट करके बताना है। ये जो सम्मानित किया गया है वो पर्यावरण स्थिरता के लिए, किसके लिए? पर्यावरण स्थिरता के लिए सम्मानित किया गया है। वो किया गया है आपके डेनमार्क को। किसके सम्मानित किया गया है? ये सब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया है? पर्यावरण स्थिरता के लिए। कौन सा अवार्ड? टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके लद्दाख, नई दिल्ली में, पुदुचेरी में, लखनऊ में। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है 2022 वाला। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो अभी जो आपका आयोजित किया गया तो कहाँ आयोजित किया गया ये आपको बताना है। और जो आयोजन हुआ है वो 25वीं बार हुआ है। तो कितनी बार हुआ है? 25वीं बार इसका आयोजन किया गया। 25वां युवा महोत्सव मनाया गया था। और ये पहली बार जो इसकी घोषणा की गई थी, पहली घोषणा हो गई थी राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाने की, वो 1984 में हुई थी। ठीक है। और अगर यूएनओ की बात करें तो यूएनओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाने की घोषणा जो की गई थी
युवा महोत्सव मनाने की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 1999 में, यानी 1999 में घोषणा की गई थी। ठीक है, सबको ही बताने की जरूरत नहीं कब मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? सबको पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर ये आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार घोषणा मनाने की थी 1984 में घोषणा की गई थी। यूएनओ की ने जो अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाने की घोषणा की थी वो 1999 में की थी। और ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की। और इस बार जो मनाया गया वो कौन से नंबर का मनाया गया है? 25वां। कौन सा मनाया गया है? 25वां मनाया गया है। लेकिन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आपका आयोजित किया जाना था आपका पुदुचेरी में। कहाँ पर किया जाना था? पुदुचेरी में आयोजित किया गया। और किसके द्वारा आयोजित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये आपका जो हुआ है वो डिजिटल तरीके से किया था, वर्चुअल माध्यम से किया गया था आपका ये आयोजन। तो आप अगर ये पूछा कि किसने आयोजन किया, तो वो किसने किया? आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ही आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुदुचेरी में इसका क्या हुआ? आयोजन हुआ था। कौन से नंबर का था? 25वें नंबर का था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है सब लोगों को कि इसकी थीम क्या थी। थीम बताना है सबको, कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मनाया गया है उसकी थीम क्या है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए सब लोग कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है जो अभी मनाया गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सखपाल का निधन हुआ। सिंधुताई सखपाल का निधन हुआ। इन्हें किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। या गरीबों को मसीहा नाम से जाना जाता है सिंधुताई सखपाल को, अनाथों की माँ के नाम से जाना जाता है, दया की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, या भारत कोकला नाम से जाना जाता है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि सिंधुबाई सखपाल जो एक सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनके हाल ही में निधन हुआ है। अगर बात करें, सिंधुबाई सखपाल ने लगभग 2000 बालकों को क्या लिया था? गोद लिए दिए। 2000 अनाथों को उन्होंने गोद लिया था। पूरी देखभाल इन्हीं के द्वारा होता था। तो उन्हें कहा जाता है अनाथों की माँ। क्या कहा जाता है? अनाथों की माँ के नाम से मशहूर थी। वो कौन मशहूर थी आपकी? सिंधुबाई सखपाल जो मशहूर थी, अनाथों की माँ के नाम से मशहूर थी। इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ब्लू बुक ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी, किस सशस्त्र बल का मैनुअल है? ये आपको बताना है। ब्लू बुक किस सशस्त्र बल का मैनुअल होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का, या असम राइफल्स का, या दिल्ली पुलिस का, या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का? ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपकी ब्लू बुक है वो किस सशस्त्र सीमा बल का क्या होता है? मैनुअल होता है। ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अभी आप लोगों ने जो अभी पिछले ही महीने आपकी घटना हुई थी, सब लोगों को पता होगा कि मोदी जी जो थे पंजाब में गए थे, सब लोग पता होगा। तो पता होगा कि वो हाईवे पर उन्हें घेर लिया गया था, या जो टकराव वगैरह हुआ था। तो उसमें एसपीजी कमांडो आपको टीवी में देखा होगा, अखबार में देखा होगा। एसपीजी कमांडो थे, उनके चारों ओर आके उन्हें घेरे हुए थे, सभी लोगों ने देखा होगा। तो एसपीजी कमांडो ही का जो होती है वो ब्लू बुक होती है कि पीएम को कहाँ जाना है, कहाँ उसकी क्या क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सारा का सारा जो लिखा होता है वो ब्लू बुक में ही लिखा होता है। तो ब्लू बुक किससे संबंधित होती है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, या कहें तो एसपीजी से संबंधित होती है। अगर एसपीजी की एजेंसी की स्थापना की बात करें तो एसपीजी की स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसओ, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में
शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अमेरिका बना है 102वां, मालदीव बना है, एंटीगुआ बना है, अफगानिस्तान बना है। देखो इसका जो बैकग्राउंड है वो हम पिछली करंट की वीडियो जो हमने डाली थी उसमें हम सारा सब कुछ बता चुके थे। ये भारत है और ये किसके, फ्रांस के सहयोग से इसका गठन किया गया था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका हरियाणा यानी गुरुग्राम में है आपका। ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो अभी जो 102वां देश इसका जो सदस्य बना है वो बना है आपका एंटीगुआ, और बारमूडा जो देश है वो 102वां आईएसओ का क्या बना है, सदस्य बना है। और ये अमेरिका है, ये था 101वां सदस्य बना था, 101वां नंबर का सदस्य बना था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। लेकिन 102वां जो हाल ही में बना है वो एंटीगुआ और बारमूडा जो है वो आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य देश बना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रताप सिंह राणा, प्रताप सिंह राणा या राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब आजीवन कैबिनेट मंत्री का ये नहीं सुनना कि जिंदगी भर कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे, ये एक प्रकार से इन्हें सम्मानित किया गया, ये इन्हें सम्मान दिया गया। इतना याद रखना ना, तो आप लोग सोच लो कि कैबिनेट मंत्री जिंदगी भर बने रहेंगे। ये कैबिनेट मंत्री तो वही बनता है जैसे वहां का राज्यपाल चाहे, है कि नहीं, जहाँ का राज्यपाल जो चाहे। जैसे इसका जो एएफ का आंसर जो गोवा है, वहां का ये गोवा के कैबिनेट मंत्री रहे हैं आपके। इन्होंने काफी सालों तक वहां की सेवा दी है वहां के कैबिनेट में। तो इन्हीं के ये सम्मान दिया गया आजीवन कैबिनेट मंत्री बनने का। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये विधानसभा में आजीवन ही बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इन्हें सम्मान दिया गया है। और कैबिनेट मिनिस्टर कौन होगा, जो लगातार विधानसभा का चुनाव जीतेगा, राज्यपाल जैसे बनाएगा, वही तो कैबिनेट मंत्री बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता, हम और आप भी बन सकते हैं, बस एज होनी चाहिए। लेकिन कितने समय तक बने रहेंगे, 6 माह तक। उसके बाद हमें विधानसभा या विधान परिषद की क्या लेनी पड़ती है, सदस्यता लेनी पड़ती है। तो ये प्रताप सिंह राणे हैं, ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं, गोवा। तो उन्हें गोवा की विधानसभा द्वारा ये सम्मान दिया गया, आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इतना याद रखना, बने नहीं रहेंगे आपको तो पूरी जिंदगी भर यही बने रहेंगे कैबिनेट मंत्री, तो ऐसा नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, सम्मान दिया गया है काफी समय तक सेवा देने के लिए, इसलिए नहीं है, सम्मान दिया गया है। 20वां क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। कृषि लागत और मूल आयोग के अभी फिर से अध्यक्ष दोबारा बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन बनाए गए हैं। अंकित पाल सिंह बनाए गए हैं, या आपके जी अशोक कुमार बनाए गए हैं, ये आपके विजयपाल शर्मा बनाए गए हैं, ये या आपके प्रमोद चंद्र मोदी बनाए गए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तुरंत जल्दी बताइए भैया कौन बनाए गए हैं। कृषि लागत और मूल आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये आपको बताना है तुरंत। अगर आप बात करें कृषि लागत और मूल आयोग है, ये जो आपका एमएसपी जो जारी की जाती है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जिसे हम कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हर साल आपका जारी किया जाता है 2 बार, एक तो खरीफ पर और एक रबी की फसल पर। जो सरकार आपसे जो फसल खरीदती है एमएसपी पर, उसके रेट जारी करता है, हर साल सरकार द्वारा किया जाता है, एमएसपी जारी की जाती है। एमएसपी जो जारी किया जाता है वो कृषि और लागत मूल आयोग द्वारा ही एमएसपी जो है वो जारी की जाती है। ये एक कृषि मंत्रालय जो है आपका, कृषि मंत्रालय की ये एक संस्था है, एक आयोग है आपका, कृषि और लागत मूल आयोग। ये क्या जारी करता है, हर साल 2 बार आपका एमएसपी जारी करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जारी करता है हर साल आपका। तो इसके अभी जो दोबारा जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके विजयपाल शर्मा को बनाया गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आईपीएल 2022 का शीर्षक प्रायोजक कौन बना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आईपीएल के तो सभी लोग शौकीन होंगे, सबको पता होगा। अभी जो पिछला आईपीएल हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा, उसका क्या जीता गया था,
खिताब जीता गया था। और अब तो इस संस्करण में 2022 का होने जा रहा है, अपनी यूपी की भी आपकी सब पहली बार टीम जुड़ रही है लखनऊ की, सबको पता होगा, जिससे केएल राहुल आपके कैप्टन बनाए गए हैं। सबको पता है इस साल अपने राज्य की भी आपकी टीम खेलेगी, लखनऊ खेलेगी। तभी जो जो प्रायोजक अभी उसका चेंज किया गया है आईपीएल 2022 का, वो आपका हो गया है आपके टाटा समूह को इसका क्या बनाया गया है, आपका प्रायोजक बनाया गया है आईपीएल 2022 के लिए। स्पॉन्सर जो बनाया गया है वो टाटा को बनाया गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22वां क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई है, ये आपको बताना है। अमित शाह द्वारा, या राजनाथ सिंह द्वारा, पीएम मोदी द्वारा, या भूपेंद्र यादव द्वारा, ये आपको बताना है। तो 19वीं बैठक हुई है वो किसकी अध्यक्षता में हुई है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के लिए। तो ये जो आपको नाम दिख रहा होगा भूपेंद्र यादव, ये अभी वर्तमान में जो है वो भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र यादव भी हैं वर्तमान में। तो इसकी जो अध्यक्षता की है अभी भूपेंद्र यादव द्वारा की गई है। और इसमें जो 2021 में जो बाघों की कुल बाघों की कितनी मृत्यु हुई है, इस डाटा के लिए आप ये बैठक की गई थी कि कितनी मृत्यु हुई है। और 2018 में भी आपको पता हो बाघों की जो जनगणना हुई थी, तो सबसे ज्यादा जो वन पाए गए, जो बाघ पाए गए थे वो आपके एमपी में पाए गए थे। सबसे ज्यादा बाघ जो पाए गए थे वो आपके एमपी में पाए गए थे। सबको पता, जो टोटल पाए गए थे पूरे देश में जो वन थे वो आपके 2967 यानी 2967 कुल बाघ आपके 2018 में थे भारत में। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ थे, एमपी, इसलिए एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, एमपी को कहा जाता है। लेकिन इसमें 19वीं जो बैठक आयोजित की गई थी वो भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में की गई थी। कुल बाघों की कितनी मृत्यु है 2021 में, एक जानने के लिए आपको कमेंट करके बताना है कितने बाघों की मृत्यु हुई है, 126 की हुई है, 130 की हुई है, कितनी की हुई है। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। केवड़िया में आपको बताना है एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है, या झांसी की रानी रेलवे स्टेशन हो गया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम हो गया है, या फैजाबाद रेलवे स्टेशन हो गया है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का भी हाल ही में नाम बदला गया है। नया नाम जो हुआ है वो हुआ है आपका एकता नगर रेलवे स्टेशन। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, एकता नगर रेलवे स्टेशन जो हुआ है गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम बनाया गया है। तो बी ऑप्शन देख रहे होंगे झांसी की रानी है, वो आपके झांसी की रानी जो है ये झांसी रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल के हो गया आपकी रानी लक्ष्मीबाई। किसके नाम पर हो गया, जो झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर हो गया झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। और जो हबीबगंज जो आपका रेलवे स्टेशन था, ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब किसके नाम पर हो गया है, वो हो गया है रानी कमलापति के नाम पर जो हो गया है वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है। और ये भारत का पहला निजी या कहें प्राइवेट आपका क्या था, आपका रेलवे स्टेशन भी था। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का सबको पता होगा, नाम बदलकर अब क्या हो गया है, अयोध्या कैंट हो गया है। क्या नाम हो गया है, अयोध्या कैंट नाम हो गया। वो किसका हो गया है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन को आपको पूछा गया रेलवे केवड़िया का, तो उसका नाम बदलकर क्या हो गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन नया नाम हो गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 24वां क्वेश्चन है, रतन एंड टाटा द अथॉराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। किताब का नाम है रतन एंड टाटा द अथॉराइज्ड बायोग्राफी। ऑप्शन है हर्षवर्धन सिन्हा, विनोद कामली, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, या अपूर्व त्यागी। चार आपके पास ऑप्शन है। आपको सब लोग रतन टाटा का कौन है ये बताने की जरूरत नहीं होगी, सभी लोग जानते हैं। ताज होटल के यही संस्थापक माने जाते हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं भारत के। तो इन्हीं की बायोग्राफी लिखी गई है, वो अभी लिखी गई है आपके थॉमस मैथ्यू द्वारा। इन्हीं के ऊपर एक किताब लिखी गई है, उस किताब का क्या नाम है, रतन एंड टाटा द अथॉराइज्ड बायोग्राफी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रतिष्ठित भारत रत्न
डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? पुरस्कार का नाम है आपका क्या? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर अंबेडकर को, सबका पता होगा, लेकिन ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सना खान को, रिया चक्रवर्ती को, आलिया भट्ट को या हर्षाली मल्होत्रा को? अगर आप लोग फिल्म वगैरह देखते हो तो सना खान का नाम सबने सुना होगा, रिया चक्रवर्ती का जो अभी सुशांत केस में सबको पता है सस्पेक्ट थी, आलिया भट्ट का भी सबने नाम सुना होगा, हर्षाली मल्होत्रा का भी सब किसी किसी के दिमाग में नहीं आ रहा होगा ये नाम, लेकिन अभी हम आपको बता देंगे तो सब लोगों को समझ में आ जाएगा। सब लोगों ने एक मूवी देखी थी, सबको पता है, बजरंगी भाईजान, सभी लोगों ने मूवी देखी थी बजरंगी भाईजान। उसमें ये जो बच्ची थी छोटी सी, जैसे सलमान खान पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ने गए थे, जिसके उसी बच्ची के नाम है आपका हर्षाली मल्होत्रा। क्या नाम है आपका? हर्षाली मल्होत्रा ही थी वो। रियल जो नाम था उसकी, जो उसकी मुन्नी मुन्नी नाम था, उसमें मुन्नी नाम था। बजरंगी भाईजान छोटी सी बच्ची का, अब काफी बड़ी हो गई है, तो उसी मुन्नी को वो पाकिस्तान छोड़ने गया था, उस मुन्नी का क्या नाम है? हर्षाली मल्होत्रा नाम है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से जो सम्मानित किया गया है वो हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया, 2021 में सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतने ही आपके सामने क्वेश्चन थे। आशा करते हैं ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।